दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी तरह की मछली के पालन के बारे में जिसे पालने पर आपकी लागत लगभग ना के बराबर होने वाली है, लेकिन फ़ायदा आपको 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, लागत लगभग शून्य ना के बराबर है, लेकिन फ़ायदा लगभग आपको बहुत ज़्यादा 100% का मुनाफा होने वाला है। कौन सी है वो मछली, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए उस मछली के लिए, वो मछली खाती क्या है और कितना कम से कम खर्च करना पड़ सकता है उस मछली के पालन के लिए, आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 6 तरह की मछलियों का एक साथ पालन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें मैंने 6 मछलियों का रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प जैसी मछलियाँ थीं। उसमें जो 6 मछलियाँ थी उनमें से जो एक मछली है ग्रास कार्प, आज मैं उस मछली के बारे में बात करने वाला हूं। पर आप कहेंगे, वहां तो आपने कहा था कि 6 तरह की मछलियों का एक साथ पालन करके ही मुनाफा होता है, तो ये ग्रास कार्प को अलग से पालन क्यों किया जाए? एक विशेष स्थिति, एक विशेष तरह के तालाब और विशेष तरह के रिसोर्स, इन 3 चीज़ों के बदल जाने पर आप इस मछली का इंडिविजुअल अकेले तौर पर पूरे तालाब में पालन कर सकते हैं। इस मछली के अलावा फिर तालाब में और कोई मछली नहीं रहेगी। जो मैक्सिमम मछलियाँ रहेंगी इस तालाब में वो ग्रास कार्प ही रहने वाली हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रास कार्प ही क्यों, क्या खास है इस मछली के बारे में और क्यों मैंने इस ग्रास कार्प मछली को चयन किया है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ग्रास कार्प मछली की यदि हम ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति चाइना यानी चीन की कुछ नदियों में हुई थी। ये वहाँ पे बहुतायत में पाई जाती है, लेकिन अपने गुण, अपने व्यवहार, अपनी फीडिंग हैबिट्स, अपने नेचर और अपने हैबिटेट के कारण ये तालाबों में पाली जाने लगी। किसानों को अच्छा मुनाफा होने लगा और आज ये चाइना से निकलकर ना केवल हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, बल्कि ये पूरे यूरोप और एशिया में पाली जाने लगी है। लगभग 50 से ज़्यादा देश है जहाँ पे ग्रास कार्प मछली का बहुत ही बड़ी संख्या में पालन किया जाता है और आज पूरे विश्व में ग्रास कार्प मछली की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा मांग है। पर क्यों ग्रास कार्प मछली का पालन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया, इतना ज़्यादा सफल हो पाया? इसके 2 कारण हैं। पहला होता है इसका चीप फीड एंड फ्री फीड और दूसरा होता है फास्ट ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। क्या मतलब इन चीज़ों का निकला? यदि हम ग्रास कार्प मछली की फीडिंग की बात करें और इसके हम यदि हैबिटेट की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तालाब में किस स्थान पे रहती है। तो इसके पहले भी मैंने बता चुका हूं दूसरी वीडियोस में कि ये तालाब के मिड जो कॉलम एरिया होता है तालाब का, ना ये सरफेस में रहती है ना बॉटम पे रहती है, ये रहती तालाब के बीच में, यानी ये तालाब के कॉलम वाटर एरियाज में रहती हैं। लेकिन इसकी जो ये खासियत है कि रहती तो वहाँ पे ज़रूर है, लेकिन फीड करने के लिए, खाना खाने के लिए ये सरफेस में भी चली जाती है और ये बॉटम में भी चली जाती है। यानी ज़रूरी नहीं कि इसका फीड अवेलेबल हो केवल और केवल मिड कॉलम वाटर एरियाज़ में, ये ऊपर नीचे भी जाके खाना खा के वापस अपने एरिया में आ जाती है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये फ्लेक्सिबल फिश है, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा कंडीशन के लिए नहीं, फीडिंग के लिए। दूसरी बात, इसकी फीडिंग, ग्रास कार्प मछली मैक्सिमम और मैक्सिमम हार्बीवोरस फिश है। ये केवल और केवल घास फूस, जो तालाब के अंदर एक्वेटिक बीट्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, कुल मिलाकर इस मछली का जो मैंने नाम दिया है वो दिया है पानी की भैंस। पानी की भैंस क्यों कहा? जिस तरीके से भैंस होती है, आप किसी जंगल में उसको छोड़ दो, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसे खावे ना, वो हर चीज़ को खाती है। इसी तरीके से ग्रास कार्प मछली जो होती है वो पानी के अंदर हर चीज़ को खा जाती है, मतलब वो हर चीज़ जो कि प्लांट कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी, क्योंकि पानी के अंदर प्लांट कैटेगरी को उत्पादित करना, जैसे कि एक्वेटिक बीट्स हो गए, एजोला हो गया, स्पायरोगाइलिया हो गया, लैमिना हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं। किसी भी अगर तालाब में ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इस मछली के लिए कभी भी खाने की कमी नहीं होती है। तो और दूसरी चीज़, जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके, सब्जियों के पत्ते, या फिर जैसे आपने यदि केला देखा है ना, तो केले के जो 1 साल के बाद केला का क्या होता है, तना काम का नहीं रह जाता। एक बार केले की फसल उसमें आती है, उसके बाद केला ख़त्म हो जाता है, उसकी फसल ख़त्म हो जाती है केले के, दोबारा केला नहीं फलता। ऐसे में उसके तने आदमी किसान होते हैं काट कर फेंक देते हैं। तो यदि इसके तने को चॉप करके इसको डाल दिया जाए ना, तो ये मछली बहुत ज़्यादा उसको तरीके से खाती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि खाना, और ये सारी चीज़ें होती हैं ना बहुत ही सस्ते चीप रेट में अवेलेबल हो जाती हैं और तालाब में भी इसे आसानी से डेवलप किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई इसकी हैबिटेट, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इसकी ग्रोथ। यदि हम इसकी फीडिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1 किलो की मछली एक दिन में लगभग 2.5 से 3 किलो तक
खाना खा सकती है। मतलब समझ सकते हैं कि इसकी फीडिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। और इसी बड़ी फीडिंग कैपेसिटी होने के कारण ये एक वर्ष में, एक साल में लगभग 2 से 3 किलो से भी ज़्यादा वजन की हो जाती है, यानी कि इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अब सवाल आता है कि वो किस तरह के तालाब है जहाँ पे आपको ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहिए। देखिए, यदि आप ना सब्जी उगाते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर कम फिश कल्चर, यानी एग्रीकल्चर सह मत्स्य पालन। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग जो खासकर सब्जियों को लगाते हैं, तो वो सब जानते हैं, सब्जी लगाने वाले, कि सब्जियां जितनी वो बाज़ार में बेचते हैं लगभग उतना ही जो खरपतवार होते हैं, कह सकते हैं सब्जियों के साथ में, या सब्जियों के जो छिलके होते हैं, जो उसके तने होते हैं, जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है, वो उतने ही मात्रा में पैदा हो जाता है। वो किसी काम का होता नहीं है, किसान उसे सड़ने के लिए खेतों में छोड़ देता है और बाद में वो चीज़ें सड़ जाती हैं। लेकिन यदि आप किसी इस तरह से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जहाँ पे आप सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, तो आप इस एक छोटा सा तालाब बना लीजिए, आधा या 1 एकड़ का, और उसमें आप ग्रास कार्प मछली को पालिए। अब जो भी आपका ना एग्रीकल्चर वेस्ट निकल रहा है, खासकर हरी पत्ती वाली चीज़ें और हरे तने वाली चीज़ें, उन सबको ना एक चॉपिंग मशीन ले आइए। जो आप जानवरों को घास काटने वाली एक मशीन रहती है, जो जानवरों की घास को काटती है, वो मशीन आप ले आइए और उससे ना इसको चॉप करके, छोटे छोटे टुकड़े करके इन चीज़ों के आप तालाब में डाल दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कटिंग करनी है, तालाब में फेंक देना है। मछली बड़े आराम से उसको खाती है। दूसरे वो लोग इसको कर सकते हैं जो केले की खेती करते हैं। केले एक बार फलता है और एक बार फलने के बाद केले में फल लगना बंद हो जाते हैं। मतलब केला 1 वर्षीय कह सकते हैं पौधा, जो कि एक बार फलता है फिर नहीं फलता है। तो एक बार फल आ जाने के बाद जब आप केले के तनों की कटाई कर देते हैं, तो उन कटे हुए तनों को आप चॉपिंग मशीन से चॉप करिए, छोटे 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 उसके पीस कर दीजिए। जो घास काटने की मशीन होती है उससे भी चॉप हो जाते हैं, और बाकी इसको पूरा आप तालाब में डालते रहिए। ग्रास कार्प मछली इसे भी बड़े चाव से खाती है। तीसरे तरह के तालाब कौन से होते हैं? ऐसे तालाब जिनमें बहुत ज़्यादा एक्वेटिक बीट्स होते हैं, खासकर वो तालाब जो कि 12 मासी तालाब होते हैं, जिनमें कभी पानी सूखता नहीं है। ऐसे में वहाँ पे जलीय खरपतवार जैसे कि लैमिना, जो निलंबो हो गया, लैमिना हो गया, स्पायरोगायरिया हो गया, ट्रापा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जलीय खरपतवार की श्रेणी में आती हैं। यदि पूरे में आपका तालाब हरा ही हरा दिख रहा है ना, या तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा काई काई आपको दिखाई दे रही है, तो फिर आप इस तालाब में केवल और केवल ग्रास कार्प मछली का पालन करिए। क्योंकि ये तालाब को साफ तो करेगी बल्कि ये साफ करेगी और साथ में इसको फ्री में फीड, यानी मुफ्त में खाने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। आपको 1 रुपये का फीड में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 तरह के जो लोग होते हैं, यदि वो अपने इन कामों के साथ में या 3 तरह की कंडीशन में यदि ये ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं, तो आपको सिंगल 1 रुपये का भी फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि ग्रास कार्प मछली के लिए कितना बड़ा तालाब होना चाहिए? तो आप आधा एकड़ से 1 एकड़ का तालाब रख सकते हैं। यदि आप 1 एकड़ का तालाब लेते हैं, तो सवाल ये आता है कि कितनी संख्या में आप उसमें मछली पालें। तो आप फिंगरलिंग साइज के, यानी छोटे आकार की जो मछलियाँ होती हैं, 1 उंगली के आकार की मछली होती है, जिसका जो साइज होता है अमूमन 10 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। यह कह सकते हैं कि 3 से 4 इंच की जो मछली होती है, आप एक तालाब में 5000 मछली तक संचय कर सकते हैं यदि आपका तालाब 1 एकड़ का है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 4000 से लेकर 5000 के बीच में ही संचय करें, इससे ज़्यादा संचय ना करें। यदि आपके पास खाने के लिए, खिलाने के लिए पर्याप्त एग्रीकल्चर वेस्ट निकल रहा है, तो आप 5 से 5500 संख्या ले जा सकते हैं। यदि आपको एग्रीकल्चर वेस्ट नहीं निकल रहा है, केवल तालाब के ऊपर डिपेंड होकर मछली को पालना चाहते हैं, तालाब में हालांकि खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसकी संख्या 3 से 3500 रख दीजिए। तो ये तो हो गई संख्या की बात। अब आगे बात करते हैं कि आपको ध्यान क्या रखना होगा। देखिए, ये मछली ना खाती तो सब कुछ है, लेकिन बाकी मछलियों की तरह ये मछली सेंसिटिव होती है, और इस मछली को भी घटे हुए ऑक्सीजन और बढ़े हुए अमोनिया से फ़र्क पड़ता है, घटे हुए बढ़े हुए पीएच से फ़र्क पड़ता है। ऐसे में यहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वेस्ट तालाब में डालते हैं, तो कभी कभी पूरी तरीके से मछली उसको कंज्यूम नहीं कर पाती हैं, तो वो नीचे जाके डिकम्पोज होता है, सड़ता है, जिसके कारण अमोनिया बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपको थोड़ा सी वाटर क्वालिटी को मैनेजमेंट करना होगा, थोड़ा सा वाटर क्वालिटी का ध्यान रखना होगा कि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर पानी उपलब्ध हो, पानी की गहराई बराबर से हो, उसमें बराबर से ये सारे पैरामीटर्स जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं वो बने रहें, ताकि ये मछली बराबर से फीड करती रहे और इस मछली में कोई बीमारी ना आए। क्योंकि बीमारियों से यदि आपने मछलियों को बचा लिया, तो मछली में बराबर से ग्रोथ भी आएगी, और मछली का बिना फीड कराए भी, क्योंकि आप लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट की फीड दे रहे हैं, तो मछली बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेती है। एक और अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो कि किसी मंडी, सब्जी मंडी है, उसके आसपास उनके खेत हैं या उसके आसपास वो रहते हैं।
सब्जी मंडियों में भी अक्सर दिन के आखिरी में यदि आप जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो ये सब पत्तियाँ होती, पत्ते गोभी की पत्तियाँ हो गई और जो प्याज के छिलके हो जाते हैं, या ऐसी तमाम वो चीज़ें होती हैं जो कह सकते हैं सब्जियों के वेस्ट होते हैं। कई बार सब्जियां थोड़ा बहुत सड़ रही होती तो उनको फेंक देते हैं, सड़ी हुई लौकी या आलू, इन सबको क्या है इकट्ठा करके ले आइए और आप अपने तालाब में इसको डालिए और केवल ग्रास कार्प मछली को पालिए। तो इससे आपको फ्री ऑफ फीड मिल जाएगा। और ये फीड तो वैसे भी मतलब जो नगर पालिका के अंदर या नगर निगम के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर जो मंडियाँ होती हैं वहाँ पे उनको साफ़ करवाने का खर्चा आता है। आप अपने आदमी को ले जाइए, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करिए और ला के अपने तालाब में डालिए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ है और इससे आपकी मछली को एक फ्री ऑफ फीड मिल जाएगा। तो ये एक और नई अपॉर्चुनिटी है। तो आपने समझा कि किस किस तरह से आप यहाँ पर मछली पालन कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यदि आप 1 एकड़ में मिनिमम 3000 मछलियों का भी स्टॉक करते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना हो, 3000 स्टॉक भी करते हैं, तो आप आराम से 1 साल में बहुत ज़्यादा बिना किसी तरह का फीड खिलाए हुए मछली को 2 से 3 लाख रुपए तक का उत्पादन एक तालाब से ले सकते हैं। और मैक्सिमम आप 5 से 6 लाख रुपए तक का उत्पादन ले सकते हैं यदि आप थोड़ा डेडिकेटेड होकर ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ग्रास कार्प मछली के बारे में कि किस तरीके से आप बिना खर्च में इस मछली का पालन करके, किन स्थितियों में इसका पालन करके, कितनी संख्या में इसका पालन करके आप फ़ायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस तरह की और नॉलेज को बड़े डिटेल में, बड़े क्रमबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स है जिसमें आपको व्हाट्सअप सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी मिल जाती है। और यदि आप बहुत बड़े स्तर पर नहीं करना चाहते हैं, छोटे से एरिया में मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप बेसिक कोर्स ले सकते हैं जो कि है A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स। नाम बेसिक है लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं जिससे कि आप मछली पालन में ठीक ठाक अच्छा बेहतर काम कर सकें। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है ना तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।